उसने एक घुमाकर अपनी बीवी के मुंह पर थप्पड़ रसीद किया जो उसका भारी हाथ पड़ते ही लड़खड़ाकर सोफे के पास गिरी। साथ ही उसका सारा नशा हैरान हुआ। हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? तुम्हारी सो कॉल्ड इज्जत हूं मैं। उसकी बीवी गुस्से से लड़खड़ाते लहजे में बोली, वही इज्जत जो अपने आप को किसी और के बेड की जीनत बना चुकी है। दाऊद के सर्दोस्पाट लहजे पर वो दो पल को तो घबरा गई, फिर ढीठ बनते हुए अपनी बात जारी रखी। हाँ तो ठीक है, अब सच सामने आ ही गया है तो छुपाने का कोई फायदा नहीं है। मुझे तुमसे तलाक चाहिए। उसके ढीठपन पर उसको बहुत तैश आया। तुम्हें पता भी है तुम ये क्या कह रही हो? तुम्हें अपने बच्चों की परवाह है भी या नहीं? दाऊद बेयकीनी से बोला। बच्चे? मेरे बच्चे नहीं, सिर्फ अपने बच्चे कहो। मेरे लिए सिर्फ वो पाँव में बंदी जंजीरें थी जो तुमने बांधी, बाकी मेरा उनसे कोई वास्ता नहीं। वैसे भी ऐसे डिसेबल बच्चों की माँ कहलाने का मुझे कोई शौक नहीं। वजी, मुझे ढूंढ लो। बड़ी सी छत पर यह आवाज़ गूंजी थी। एक नौउम्र लड़के ने उस शरारती आवाज़ का पीछा किया जब एक जगह छोटी दीवार के पीछे एक बड़े सी ड्रम की टो में उसे हल्का सा फिरोजी दुपट्टा दिखाई दिया। उस 15 साल नौजवान की आंखें शरारत से चमकी। यार ये तो यहाँ भी नहीं, कहाँ गई? नीचे जाकर देखता हूँ। उसने अपने लहजे में मसनूई अफसोस का इजहार किया और कदमों के चलने की नकली चाप पैदा की। वो लड़की जो अपने बचने पर दुआएं मांग रही थी, उस लड़के के जाने का यकीन करते हुए बाहर निकली और अपनी जीत पर पुरजोश अंदाज में बोली, यस मैं जीत गई। वो सुर्खी माइल फूले गालों वाली लड़की अपनी जीत पर निहायत खुश दिखाई देती थी जब पीछे से भाव की आवाज़ ने उसका तरा निकाल दिया। उसका दिल उछलकर हलक में आ गया। जब पीछे मुड़कर देखा तो वह आज खड़ा बत्तीसी की नुमाइश कर रहा था। हाय अल्लाह, डरा दिता मीनू। विश ने सीने पे हाथ रखते हुए एक झांपड़ वहाज को रसीद करते हुए कहा। उफ, तुम और तुम्हारे देसी डायलॉग्स। वहाज ने उस 10 साल लड़की को प्यार भरी नजरों से देखते हुए कहा, जो गजाली आंखों में खुफकी समोयों से घूर रही थी। अभी मेरी रूह परवास कर जाती तो? उस लड़की ने मजाकिया लहजे में कहा, जबकि उस बात पर उस लड़के ने तड़प कर कहा, जब तक मैं जिंदा हूं तब तक मेरी गुड़िया को कुछ नहीं होने दूंगा। उसके लहजे में एक शिद्दत पसंदी थी। उस 10 साल सुनहरी गुड़िया में तो उसकी जान बसती थी। दोनों में बस 5 साल का फर्क था, मगर सलूक हम उम्रों वाला। दोनों जैसे एक जिस्म दो जान थे। अगर किसी एक को तकलीफ पहुंचती तो दूसरा भी सो नहीं पाता। दोनों की मोहब्बत का परवान चढ़ी, दोनों को इल्म ही ना हुआ। दोनों एक दूसरे की मोहब्बत में रोम रोम डूब चुके थे। जब मोहब्बत का रंग इतना गहरा था कि उन्हें आने वाले सयाबक का पता ही ना चला। कराची यूनिवर्सिटी में जहां शोर शराबा बरपा था, वहीं यूनी के कैफे में कदरे पुरसकून माहौल था। 2-3 टेबल्स पे कुछ लोग बैठे हुए थे, जबकि एक कोने वाली टेबल पर 22 साल नौजवान अपनी मखसूस कुर्सी पर बैठा था। उसकी निगाहें दाखिली दरवाजे पर थी, जबकि हाथ की उंगलियां फोन पर पियानो बजा रही थी, जो उसके किसी के बेसब्री से इंतजार करने में होने का पता दे रही थी। कमान की तरह खींची गई आईब्रो, रोशन आंखें, उठी नाक और आपस में पेवस लब उसकी गोरी रंगत पर बहुत जचते थे। उसको देख कई लड़कियां आहें भरती थीं। उसको देखने के लिए कई क्लासें बंक करती थी तो कई यूनी टाइमिंग से पहले आ जाती थी, मगर उसके लिए दिए और उखड़ अंदाज सब लड़कियों को उससे दूर रहने पर मजबूर करता। आखिर कोई क्यों ना मरता उस पर? वो था तो इतना अमीर कबीर, इकलौता शाह इंडस्ट्रीज का इकलौता वारिस। लड़कियों में वो लेडीज कलर के नाम से मशहूर था। वो इंतजार करते करते उकता गया था जब उसे सामने से रहमा आती नजर आई और उसका इंतजार खत्म हुआ। कहाँ थी तुम? उसने खुफकी से पूछा। ट्रैफिक बहुत था शाहजहान। उसने हर बार का बहाना दोहराया। रहमा ने उसकी गाल से गाल मिस करते हुए कहा। शाह को उसका ये बेबाक अंदाज पसंद तो नहीं था, मगर उसकी मोहब्बत समझकर नज़रअंदाज कर देता। रहमा लड़कियों को जेलस करने के लिए शाह के हाथ में हाथ डालकर बैठ गई। बोलो ना शाहजहान, इतनी अर्जेंट क्यों बुलाया? उससे बज़ाहिर बेताब लहजे में पूछा, जबकि शाह सनसनी फैलाते हुए बोला, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है। अब शाह की आंखों में एक मखसूस चमक थी, जो खास मौक़ों पर ही नमूदार होती। क्या है, जल्दी बताओ ना। चौंकी तो वो तब जब शाह ने अपनी पॉकेट से एक मखमल की छोटी सी डब्बी निकाली। उस डब्बी को देखकर रहमा की आंखों में एक चमक आ गई। उसने मखमली डब्बी खोली और रहमा के आगे की। विल यू मैरी मी? उसने एक शान से पूछा, क्योंकि वो जानता था कि कोई भी लड़की उसे इनकार कर ही नहीं सकती और रहमा भी उन्हीं लड़कियों में से थी। हीरे की चमक ने रहमा की आंखें खैर कर दी थी। यस, उसने फौरी तौर पर सर हिलाया। मुबादा कहीं वो हीरे की अंगूठी वापस ही ना रख ले। शाह के चेहरे पर फातिहाना मुस्कुराहट ने छप दिखलाई। उसने डब्बी में से रिंग निकाली और रहमा के कोमल हाथ में सजा दी। नाजुक सी हीरे की अंगूठी रहमा के हाथ को चार चांद लगा रही थी। कैसी लगी? शाह ने मोहब्बत से पूछा। अच्छी लगी, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम मुझे मुंह दिखाई पर इससे भी महंगा तोहफा दोगे, जो मेरे शायान शान होगा। रहमा ने रोनियत से बालों को एक अदा से झटकते कहा। उसकी बात सुनकर शाह एक पल को ठटका। रहमा ने शाह के चेहरे पर हैरानकुन तासुरात देखकर फौरन अंगूठी की तारीफ की। शाह जो उसकी बात सुनकर चौंका था, उसकी तारीफ करने पर वो ख्याल जहन से झटका।
क्या रहमा भी उससे लालच की वजह से शादी कर रही है? दिमाग में ख्याल आया लेकिन दिल ने फ़ौरन उसकी नफ़ी की। वो उस पल में खो गया, आने वाले लम्हों से अनजान। तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ, रयान ने अपने 6 साला जुड़वा भाई अयान को कहा, जो देखने में हूबहू उस जैसा था। बस आंखों का रंग मुख्तलिफ था। रयान की आंखें घूर थीं, जबकि अयान की आंखें भूरी थीं। गौर से देखने वाला ही बस उनमें फ़र्क कर सकता था। रयान जितना सहीन था, अयान उतना ही हसास। रयान हमेशा उसके बड़े भाइयों की तरह ख्याल रखता था। दोनों में बहुत सी लड़ाइयाँ होती, लेकिन अगर एक दुखी होता तो दूसरा उसे खुश करने के लिए हर जतन करता। जितनी वो दोनों लड़ाइयाँ करते थे, उतनी ही एक दूसरे पर जान छिड़कते थे। जो वाज़ेह फ़र्क उन दोनों में नज़र आता था वो था अयान डिसेबल होना। वो दाएं टांग से ठीक से चल नहीं सकता था। उसे चलने के लिए सहारे की ज़रूरत पड़ती थी, इसलिए वो लेग क्रचेस जो उसकी आधी टांगों से बंधी होती थी पहनता था। उसमें भी वो लड़खड़ा कर 1-2 कदम ही चल पाता। उसे फिर भी किसी के सहारे की ज़रूरत पड़ती थी, जो रयान बखूबी बनता। अब भी रयान उसे संगी बेंच पर बिठाकर पानी लेने गया तो कुछ बड़े लड़कों ने अयान को घेर लिया। आओ फुटबॉल खेलोगे हमारे साथ? उनमें से एक 10 साल की उम्र का लड़का बोला। दूसरा फ़ौरन बोला, ये तो लंगड़ा है, ये कैसे खेलेगा? उसकी बात पर सारे लड़के खिलखिलाकर हंस दिए, जबकि अयान की आंखों में मोटे मोटे आंसू चमकने लगे। अरे ये तो रोंदू है, एक और लड़का बोला। अब के बाकायदा अयान हिचकियों से रो रहा था, जब उनमें से किसी एक लड़के ने उसे बेंच से नीचे धक्का दिया, जिससे उसके हाथ जख्मी हो गए। रयान ने जब तो दूर से कुछ लड़कों को अयान को तंग करते देखा, तो वो चीज़ें वहीं फेंक कर उसके पास दौड़ा चला आया और उसको उठाकर वापस बेंच पर बिठाया। किसने मेरे भाई को हाथ लगाया? उसने नन्ही नन्ही मुठ्ठियां भींच कर कहा। मैंने लगाया है, क्या कर लेगा? इनमें से 10 साल लड़का बोला और रयान को धक्का दिया। इससे पहले कि वो गिरता, 2 मेहरबान हाथों से ने उसे थाम लिया। उसने अपने मसीहा को देखा, जो 23 साल लड़की थी। हाउ डेयर यू! उस लड़की की सख्त आवाज़ पर सब उसकी तरफ पलटे। ये क्या बदतमीजी है? हाउ डेयर यू! रूबरू लड़की ने कड़े तेवरों से पूछा। बच्चे उसके रोब व दबदबे से ही समझ गए थे कि वो एक टीचर है, इसलिए सब सर झुकाकर एक कतार में खड़े हो गए। क्या आप सब यहाँ ये सब सीखने आते हैं स्कूल? क्या अपने जूनियर्स को ऐसे तंग करते हैं? जवाब दें मुझे। सीनियर होने के नाते आपका फ़र्ज़ है कि अपने जूनियर्स की मदद करें, ना कि उनकी ब्लिंग करें। शेम ऑन यू! आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड। बच्चों की बोलती तो उसके स्ट्रिक्ट अंदाज पर ही बंद हो गई थी। से सॉरी टू हिम। सब बच्चों ने शर्मिंदा होते हुए अयान को सॉरी कहा, जो हिचकियों से रो रहा था। चले आप जाएं, आइंदा मैं आपको अयान को तंग करते ना देखूं, बल्कि अगर कोई अयान को तंग करे तो आप उसकी मदद करेंगे, ना कि उसका मजाक उड़ाएंगे। अंडरस्टैंड? आखिर पे इस टीचर ने मदबराना अंदाज में बच्चों को समझाया, जिससे वो खातिर ख्वाह समझ भी गए। उनके चले जाने के बाद वो लड़की अयान के सामने घुटनों के बल बैठी, जो अभी तक रो रहा था। ये स्वीट सा लड़का क्यों रो रहा है? उस लड़की ने अयान से दोस्ताना अंदाज में पूछा। अयान ने उस लड़की के दोस्ताना अंदाज पर उसे गौर से देखा, जो कहने को तो उनकी टीचर थी, मगर उसका अंदाज दोस्ताना था। मैंने तो सुना है गंदे बच्चे रोते हैं, क्यों रयान? रयान ने उसकी बात समझकर जल्दी से हाँ में सर हिलाया। इस क्यूट से बच्चे का क्या नाम है? अयान। उसने हिचकियों में रोते हुए अपना नाम बताया। तो अयान, आप क्या गंदे बच्चे हो जो रो रहे हो? उस लड़की ने मसनूई हैरानगी से पूछा। अयान ने झट में नास में सर हिलाया और रोते हुए बोला, मैं तो नहीं रो रहा हूँ, मैं तो मजाक हिचकी में रो रहा हूँ। हिचकियों के दरमियान बोलते हुए वो बहुत क्यूट लग रहा था। उस लड़की ने उसके इतने क्यूट अंदाज पर उसके दोनों गाल चटाचट चूम लिए। उसके इस अमल पर अयान ब्लश कर गया। जबकि अयान मुंह खोले उसे देखने लगा। मैं तो इस क्यूट से बॉय से दोस्ती करने आई थी, क्योंकि मेरा यहाँ कोई भी दोस्त नहीं है। क्या आप मेरे दोस्त बनोगे? उस लड़की ने अपने लहजे को उदास बनाकर मुंह लटकाते हुए कहा, जिस पर दोनों ने झट सर हाँ में हिलाया। अयान ने उसके लंबे बालों को देखते हुए उसे नए लक़ब से नवाजा था, रिपेंजल, और लड़की उसके फिदा अंदाज पर खिला उठी। अयान तो बहुत ब्रेव बॉय है ना, तो आइंदा आपने कभी भी रोना नहीं है। इस लड़की ने उसे साथ लगाते समझाया। अगर मुझे फिर से किसी ने तंग किया तो? उसने मासूम अंदाज में पूछा। उसके लहजे में खौफ हलकोरे ले रहा था, जिसे देखकर इस लड़की को बहुत दुख पहुंचा। तो फिर हम मिलकर उन्हें दुशम दुशम कर देंगे। उसके अंदाज पर तीनों खिलखिलाकर हंसे और यहाँ से तीनों की दोस्ती का आगाज़ हुआ था। वो तीनों ही नहीं जानते थे कि ये दोस्ती उन्हें कहाँ ले जाने वाली थी। दाऊद मैंशन के बाहर एक होंडा सिविक आकर रुकी, जिसमें से 10 साल नौजवान आंखों पर ग्लासेस लगाए निकला और मजबूत कदम रखते हुए मैंशन के अंदरूनी जानिब बढ़ा। उसकी चाल में एक मजबूती थी, वो एक साहिर की सी शख्सियत रखता था, एक रोबो दबदबा था उसकी चाल में। उसके एक हाथ में यकीनन लैपटॉप बैग था। जो ही उसने मैंशन के अंदर कदम रखा, उसकी निगाह सामने ब्लैक जॉर्जेट की साड़ी में तैयार खड़ी अपनी बीवी पर गई, जो कहीं जाने के लिए तैयार खड़ी थी। वो बेइंतहा हसीन और मगरबी नकूश की हामिल तकरीबन 28 साल लड़की थी। उसने इस उम्र में भी अपने आप को काफ़ी मेंटेन रखा हुआ था। गहरी काली आंखें, सतवा नाक, सुर्खो सफ़ेद रंगत और उन पर जचते मुनासिब होंठ। उसका सरापा उसी की तरह हसीन था। वेलकम मेरी जान, उसने बनावटी लहजे में कहा। काफ़ी अरसे उसके साथ गुजारकर अब तो उसे अपनी बीवी के बनावटी लहजे की आदत हो गई थी। गुड आफ्टरनून, बच्चे आ गए स्कूल से? दाऊद ने अपने बच्चों के बारे में पूछा। वो तो कब के आ गए हैं, खाना खाकर आराम कर रहे हैं। तुम्हारा दिन कैसा गुजरा?
बस गुजर गया। तुम सुनाओ, कहीं जाने की तैयारी है? उसने अपनी बीवी की नक्सक से की हुई तैयारी को गहरी नज़रों से जांचते हुए कहा। हाँ, एक ज़रूरी काम से जा रही हूँ। अब ये ना पूछना कि कहाँ जा रही हूँ, मुझे रोक टोक पसंद नहीं, ये तुम्हें अच्छी तरह पता है। दाऊद उससे ये ना पूछ सका कि इतना तैयार होकर वो कौन से काम जा रही है। दाऊद ने एक नापसंदीदा निगाह उसे ऊपर से नीचे तक डाली। हैव अ गुड डे के कहकर वो टक टक करते हुए ये जा वो जा दाऊद ने हंकारा भरा और अपने कमरे की जानिब चल दिया। वो थकी हारी दोपहर को 4 बजे घर लौटी थी। बस बदल के आने तक उसकी हिम्मत जवाब दे गई थी जब उसके के हारे कदमों को भाभी की तेज आवाज ने ब्रेक लगाई। लो, आ गई महारानी सैर सपाटे करके। वो उसकी स्कूल जॉब को सैर सपाटे कह रही थी, जबकि वो ये भूल गई थी कि वो अपना पेट भरने के लिए ही ये जॉब करती है और उसकी नौबत भी उन्हीं की वजह से आई है। उसके माँ बाप के गुजर जाने के बाद उसकी चारों भाभीयों ने जो उस पर जुल्म ढाए थे वो तो खुदा ही जानता था, या वो उनकी बात पर कान धरे बगैर वो अपने कमरे में चली गई, चादर उतार कर एक जगह रखी और किचन में अपना खाना बनाने चली गई। जब उसने फ्रिज खोलनी चाही तो फ्रिज को ताला लगा देख वो जितना हैरान हुई उतना कम था। शिद्दत गम से उसकी आंखों में आंसू आ गए। भाभी उसके पीछे ही चली आई। भाभी, ये क्या तरीका है? क्या हमने क्या किया है? तुम्हारे भाई इतने मुश्किल से कमा कर लाते हैं और वो हम तुम पर लगा दें? वाह भाई वाह। भाभी हाथ नचा नचा कर बोली। बाकी भाभियां शोर सुनकर आ गई थी और उन्होंने भी बड़ी भाभी की हाँ में हाँ मिलाई और जल्दी में अपना खाना लेकर आना भूल गई थी और आज फिर से उसकी रात काफ़ी फाके में कटने वाली थी। भाभी, आपने पहले मुझसे मेरे भाइयों को दूर किया, मैंने आपसे कुछ नहीं कहा। आप मेरे खिलाफ भाइयों के कान भरती हैं, मैं फिर भी चुप रहती हूँ। ना आप मुझे बच्चों को प्यार करने देती हैं। ये भी ठीक है, आपकी वजह से मुझे नौकरी करनी पड़ी ताकि मैं 2 वक्त का खाना खा सकूं और अपने भाइयों पर बोझ ना बनूं। और कितना गिरेंगी आप लोग। आप शायद ये भूल रही हैं कि अल्लाह जालिम की रस्सी दराज करता है। डरें इस वक्त से जब अल्लाह आपकी रस्सी खींचेगा और आपके हाथ पछतावे के अलावा कुछ नहीं आएगा। और बीबी, ये लेक्चर जाकर किसी स्कूल के बच्चों को देना। वो डिग्रियां क्या ले ले सर पर चढ़कर बोल रही 2 डिग्रियां क्या ले ली सर पर चढ़कर बोल रही हो? भाभियां उसकी बात को किसी खातर में ना लाई, उसे धक्के देकर किचन से निकाल दिया। उसने एक कर्ब भरी नज़र आसमान की तरफ उठाई और अल्लाह से सब्र मांगा, और अल्लाह तो तमाम दिलों के हाल जानता है। आज कई दिनों बाद वजी उससे नाराज़ हुआ था और उसकी जान पर बन आई थी, इसलिए वो सुबह से ही वजी के पीछे लगी उसको मनाने की तगोदो कर रही थी। उसकी तो भूख प्यास उड़ गई थी। वजी भी तो इस बार सख्त खफा हुआ था और वजह थी विश के बाल कटाना, जो वजी को लंबे ही पसंद थे, लेकिन हमारी तीखी मिर्च को लंबे बालों से सख्त उलझन होती थी। जब भी वो ईद से एक दिन पहले अपने बालों को स्टेप कटिंग और ब्लो ड्राई करवा आई, जबकि वजी उसकी इस हरकत पर सख्त नाला था। जब भी सुबह से मुकम्मल बाइकआउट था। अब तो विश सब छोड़ छाड़ कर सूं सूं करने में मसरूफ़ थी और रात का खाना भी गोल कर गई थी। तब जाकर वजी को अपनी स्वीट सी मनकूहा पर तरस आया, जो सुबह से भूखी थी। जी हाँ, मनकूहा, क्योंकि वहाज साहब का अपनी गुड़िया के बगैर गुजारा जो नहीं था। सो घर वालों ने उन्हें रिश्ता अज़दवाज में बांध दिया। तुमने खाना क्यों नहीं खाया? वहाज ने खुफकी भरे अंदाज में सरजनिश की। उसमें भी मेरा ही कसूर है लॉर्ड साहब, सुबह से मुंह फुलाए घूम रहे हैं और कहते हैं क्या हुआ? विश ने सूसू करते उसकी नकल उतार के दिखाई, जिस पर वहाज को हंसी तो बहुत आई मगर कंट्रोल कर गया। तुम्हें जब पता है कि मुझे तुम्हारे बाल लंबे पसंद हैं तो फिर तुमने क्यों कटवाए? इसका मतलब तो ये है कि तुम मेरी बात को अहमियत नहीं देती। तुम्हें खुदा के लिए वजी ऐसा मत कहो, मैं तो खुद से ज़्यादा तुम्हारी बात को अहमियत देती हूँ। फिर तुम्हें ऐसा क्यों लगा? विश तो तड़प ही उठी थी उसके उदास लहजे पर। तुम्हें पता है वजी, मैंने अपने नाम के साथ तुम्हारा नाम कब सुना? नहीं पता ना? ये तो मुझे खुद भी मालूम नहीं हुआ कि कब मैं बाबा की गुड़िया से वह आज की गुड़िया बन गई और उसकी ही पसंद मेरे लिए मानी रखने लगी। देखो मुझे, क्या तुम्हें मुझ में कुछ मेरा नज़र आता है? वह आज ने उसको गौर से देखा। नहीं ना, अब तो मैं रूम रूम तुम्हारे रंग में रंग चुकी हूँ। सही तो कह रही थी वो। उसने वहाज के मुताबिक अपने आप को ढाल लिया था। वहाज ने उसे जानिसार कर देने वाली नज़रों से देखा। विश उसके ऐसे देखने पर गड़बड़ाई। ऐसे क्या देख रहे हो? उसने नज़रें इधर उधर घुमाते पूछा। यही कि अब चाचा जान से रुखसती की बात कर लेनी चाहिए। विश के चेहरे पर एकदम कोसे कज़ा के रंग फैल गए, जिनको देखते वहाज ने उसके ये रंग हमेशा रहने की दुआ की थी। विश ने गला खंखारा। चलो चल के खाना खाओ वहाज, इसीलिए उठा, मतलब नाराज़गी ख़त्म। विश ने गजाली आंखें टिपटिपाते पूछा।
हाँ हाँ, खत्म। तुम तो मेरी मत ही मार देती हो, वहाज ने उसके आगे हाथ जोड़ते हुए कहा। एक बात कहूँ, विश ने बड़े प्यार भरे अंदाज में उसके कान में सरगोशी की। हाँ कहो। वहाज तो उसके प्यार भरे अंदाज पर कुर्बान हुआ। उसने झुककर कहा, अल्लाह ना हथ मारदा है ना लत मारदा है, जदों मारदा है बंदे दी मत ही मारदा है। जैसे आपकी। जल्दी से उसकी गाल पर किस करते हुए कहा और भाग गई। जिसके इस प्यार भरी जसारत पर वो जबकि इस प्यार भरी जसारत पर वो उसे पकड़ भी ना सका और हाथ मलते रह गया। बड़े से हॉल में पार्टी का एक ज़बरदस्त एहतमाम किया गया था। हर जगह लाइटिंग और डेकोरेशन से हाल मुनव्वर था। हर तरफ औरतों और मर्दों की टोलियां खड़ी थी। ये सरासर बिजनेस पार्टी थी, जहां कपल्स के साथ साथ वसी तादाद कैमरामैन्स और रिपोर्टर्स की भी थी, जो इधर उधर बिखरे मशहूर बिजनेसमैन से उनका इंटरव्यू ले रहे थे। जब भी एकदम हॉल में अफरा तफरी मची, क्योंकि दाखिली दरवाजे से जाना माना बिजनेसमैन दाऊद और उसकी वाइफ दाखिल हो रहे थे। रिपोर्टर्स और कैमरामैन का जमे गफीर उन दोनों पर झपटा और खड़ा कर उनकी तस्वीरें खींचने लग गए। वो इन सबको एक्सक्यूज करते हुए अंदर की जानिब बढ़े, जहां शम्स शुक्ताई खड़ा अपना इंटरव्यू दे रहा था। उनको आते देख उसने कैमरामैन और रिपोर्टर्स को फारिग किया और दाऊद की जानिब बढ़ा। कैसे हैं शम्स साहब? दाऊद ने उससे मुसाफा करते हुए कहा। आपके आ जाने से आ जाती है चेहरे पर रौनक। लोग समझते हैं बीमार का हाल अच्छा है। उसने एक नज़र दाऊद और एक गहरी नज़र उसके साथ खड़ी बीवी पर ऊपर से नीचे तक डालते हुए कहा, जो कि दाऊद को जब्त के कड़े मनाजिल पर ले गई। कैसा लगा आपको पहला अवार्ड हार कर? शम्स शुक्ताई ने तंजिया लहजे में दाऊद से पूछा। ये तुम भी जानते हो और मैं भी कि ये अवार्ड तुमने कैसे जीता है, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह लोगों को खरीदता नहीं हूँ। दाऊद के लहजे में न जलन थी न हसद, वो बस तपिश लहजे में बोला। शम्स जल भुन कर रह गया। इतनी मेहनत करके भी वो दाऊद के चेहरे पर एक शिकन तक ना देख सका था। वाकई क्या इतना जानते हैं आप मुझे? शम्स ने तंज किया। वैसे एक बात तो बताओ, ये इतने मेंबर तुमने अपनी तरफ कर कैसे लिए? दाऊद ने दोस्ताना लहजे में कहा। क्या करूं दाऊद साहब, लोगों की कमजोरियों पर नजर रखना आपसे ही तो सीखा है। उसने दाऊद की बीवी पर एक गहरी नजर डालते हुए कहा। अच्छा, लेकिन मुकाबला तो बराबर के लोगों में ही अच्छा लगता है। दाऊद ने हंसते हुए तंज किया। वो पिछले 5 सालों से बिजनेसमैन था, जबकि दाऊद को 3 साल ही हुए थे।
रात के 8:30 बजे का वक्त हो रहा था। दाऊद की बीवी अभी तक शमस की पर्सनालिटी के ज़ेरे असर थी। दाऊद तुम भी शमस की तरह अमीर कबीर हो सकते हो, मगर तुम्हें अपनी सो कॉल्ड इज़्ज़त अजीज़ है, उसने नखूद से कहा। तुम ऑक्सफोर्ड से डिग्री लेकर आए हो और अभी तक शमस से कम हैसियत रखते हो। बीवी की ज़ुबान दराज़ी पर दाऊद का गुस्सा और तनाव बढ़ता जा रहा था। मैं जो कुछ भी हूँ वो मेरी मेहनत का नतीजा है, और जो कुछ वो है वो उसकी चालाकी और रिश्वत का नतीजा है। यही कहना चाह रहे हो ना तुम? उसकी बीवी ने उसकी बात मुँह से झपट ली। तुम इस तरह थर्ड क्लास औरतों की तरह जुबान के जौहर दिखाती हुई कितनी बुरी लग रही हो मुझे। काश ये मैं तुम्हें बता सकता। अब बिना कोई बहस किए जल्दी चलो, हम पार्टी के लिए लेट हो रहे हैं। उसकी बीवी भी बुरे मुंह बनाते उसके पीछे चल दी। आज फिर वह आज अपनी विश से मिलने छत पर आया था। चांदनी रात पर फंसो माहौल में कमर से कमर आया आसमान को रात की चादर ओढ़े देख रहे थे। दोनों में मानीखेज खामोशी जारी थी। वजी, तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो? विश ने अपने लहजे में इश्तियाक लिए पूछा। वजदान उसके इश्तियाक का मेज लहजे पर मुस्कुरा दिया और फिर बोलना शुरू हुआ। इतनी जल्दी? फरहाद को शीरीन से, पन्नों को सस्सी से, मजनू को लैला से, रांझे को हीर से, वाल को सोहनी से। उसका लहजा मोहब्बत से लबरेज था, इतना कि विश कई बार सदके वारी जाती, लेकिन उसके इस मिसाल पर वो तड़प उठी और मुड़कर उसका चेहरा हाथों की प्याली में भरा। मगर उन सबकी मोहब्बत को तो ज़वाल था। उसके लहजे में खौफ पन्हा था। इनमें से कोई भी अपनी मोहब्बत को नहीं पा सका था। हाँ, लेकिन उनकी मोहब्बत तो अमर थी ना। मगर फ़िक्र मत करो, हमारे प्यार को ज़वाल नहीं, हम जल्द एक हो जाएंगे। उसकी बात पर पुरसकून होते विश ने अपना सर उसके कंधे से टका दिया, जिसे वो प्यार से सहलाने लगा। दूर खड़ी किस्मत उनके उस यकीन पर मुस्कुराई थी। अब किस्मत को क्या मंजूर था ये तो वक्त ने ही बताना था। अयान और रयान डाइनिंग हॉल में बैठे अपना होमवर्क कंप्लीट कर रहे थे जब अयान ने थककर टेबल पर अपना सर रखा और पेंसिल और किताबें छोड़ दी। क्या हुआ अयान? रयान ने अपने लहजे में फ़िक्र समोए पूछा। मुझे रैमसिल की याद आ रही है। अयान ने उदास लहजे में अपना मामला बयान किया। तो अब हम क्या करें? अब तो हम उनसे मिल भी नहीं सकते, रात का वक्त है। रयान ने परेशानी से कहा। तो हम उन्हें कॉल कर लेते हैं ना? अयान ने चहकते हुए कहा। मगर कैसे? हमारे पास तो उनका नंबर ही नहीं है। अयान ने मुंह बनाकर कहा। अरे है ना, आज उन्होंने मुझे अपना नंबर दिया था क्योंकि वो मुझे तुमसे ज़्यादा पसंद करती हैं। रयान ने फ़खरिया लहजे में कहा। मुझे भी वो तुम्हारे जितना ही पसंद करती हैं। अयान ने मुंह बिगाड़ते हुए कहा, और दोनों पुरजोश लहजे में उसे कॉल मिलाने दौड़े। उसके लिए ये यकीन करना इंतहाई मुश्किल था कि जो अभी उसके भाइयों ने कहा वो सच भी था या नहीं। वो भला अपने शोहर की जगह इतनी जल्दी किसी और को कैसे दे सकती थी, और वो भी वो शोहर जिससे वो इंतहा की मोहब्बत करती थी। ये हमारा आखिरी फैसला है। अब ये तुम पर निर्भर है कि तुम उसे कितना मान देती हो, क्योंकि बाबा जान की भी यही ख्वाहिश थी कि अगर यकीन ना आए तो उनका खत पढ़ लेना। बड़े भाई ने उसे खत पकड़ाते हुए कहा, जिसे उसने ज़ब्त से मुट्ठी में भींचा और अपने कमरे की तरफ भाग गई। अंदर आकर वो अपने बाबा का खत पढ़ के फूट-फूट कर रो दी। वो नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी दुखों के बखेरे में रहती, तभी उसके लिए अच्छे रिश्ते की ख्वाहिश कर बैठे। आज रात फिर उसकी आंसुओं में कटनी थी। शमस सुक्ताई अपने किसी मीटिंग के सिलसिले में रेस्टोरेंट आया था, जहां उसने वापसी पर दाऊद की बीवी को एक टेबल पर तन्हा बैठे देखा। दाऊद की गैर मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए वो शान से चलता हुआ उसके करीब आया और गला खंखार कर उसे अपनी तरफ मतवज्जा किया, जो कि फ़ोन में बिजी थी। शमस खंखारने पर होश में आई और शमस के खंखारने पर वो होश में आई और शमस को देखकर उसकी आंखों में पसंदीदगी चमकी। मैं आई शमस नी चेयर खींच कर उससे बैठने की इजाज़त मांगी। यह श्योर, उसने अंदाज दिलबराई से कहा। शमस ने मुलाकात का मौका वो किसी तरह भी गंवाना नहीं चाहती थी। शमस की नज़रें उसके गहरे गले पर थीं, जो उसने झुकते हुए ज़रा और दिखाया। कैसी हैं मिस दाऊद? शमस ने उसका हाथ पकड़कर उस पर बोसा देते हुए कहा। बिल्कुल ठीक, उसने एतराफ़ करते हुए कहा। वैसे माफ़ कीजिएगा, आप जैसी खूबसूरत लड़की दाऊद जैसे खुशमिजाज बंदे के साथ सूट नहीं करती। आपके लिए तो कोई आपकी तारीफ़ बयान करने वाला होना चाहिए था, जो आपकी सही कदर करता, और दाऊद को देखकर लगता नहीं है कि वो आपके हुस्न की सही कदर करता होगा। शमस ने अयाराना लहजे में उसके हाथ की पुश्त को नरमी से सहलाते हुए कहा। अपने हुस्न की यूँ तारीफ़ होते देख वो मुस्कुराई और बेबाक लहजे में कहा, मुझे भी किसी ऐसे ही शख्स की तलाश है जो कि मेरी कदर करे, मेरी ख्वाहिशात को अवलीन तरजीह दे, जो कि दाऊद देने से रहा। उसने नखूद से कहा। अभी भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो आपकी एक इशारे के मुंतज़र हैं। शमस ने उससे करीब होते हुए कहा। ज़रा अपने इर्द गिर्द देखिए। क्या मैं ये समझूं कि आप मुझसे की ऑफ़र कर रहे हैं? अगर आप मुझे इस काबिल समझें तो मुझे अपनी खुश नसीबी पर यकीन आ जाएगा। शमस अपना काम इतनी आसानी से होता देख शैतानी मुस्कुराया। अगर तुम मेरा दाऊद से ज़्यादा ख्याल करो तो मैं इस बारे में सोच सकती हूँ। उसने अपने बालों को झटकते हुए कहा। क्यों नहीं, तुम्हारे लिए तुम्हें कुछ भी कर सकता हूँ। और वो शमस ऐसे अमीर और शोहरत याफ्ता शख्स का ही साथ चाहती थी, इसलिए उसने सालों पहले दाऊद का साथ कबूल किया था। अब जबकि उसे दाऊद से भी दौलतमंद और कुछ शक्ल शख्स मिल रहा था, तो वो क्यों कर ना करती। बाबा लोग सच क्यों नहीं बोलते, झूठ क्यों बोलते हैं? छोटी सी लड़की ने अपने बाबा की गोद में बैठते हुए पूछा। क्योंकि बेटा सच बोलना मुश्किल होता है और झूठ बोलना आसान, इसलिए लोग झूठ ज़्यादा बोलते हैं। लेकिन सच बोलना दुनिया में जितना मुश्किल है वो हमारी आखिरत उतनी ही आसान कर देता है, जबकि झूठ हमारी आखिरत को ख़राब कर देता है। इसलिए कभी झूठ से काम ना लेना, बल्कि हमेशा सच बोलना। उसके बाप ने प्यार से सर थपकते हुए कहा। फहाद जब
वहाँ जबकि घर दाखिल हुआ तो देखा सब परेशान हाल खड़े थे। दरमियानी भाभी ने विश पर अपना सोने का लॉकेट चोरी करने का इल्ज़ाम लगाया था, जबकि भाई सख्ती से उस पर बाज़ परस्त कर रहे थे। बड़े भाई ने उसका हाथ सख्ती से झंझोड़ा हुआ था, जो कि दर्द की शिद्दत से लाल हो चुका था। विश का चेहरा आंसुओं से भरा था और वो रोते हुए अपनी बेगुनाही का यकीन दिला रही थी, मगर किसी को उसकी बात पर यकीन नहीं था, सिवाय उसके माँ-बाप के, जो बेटों को शांत करने में लगे थे। पास ही बड़े ताया और ताई भी खड़े थे। भाई मेरा यकीन करे, मैंने कोई लॉकेट नहीं चुराया। दर्द के मारे उससे बोला भी नहीं जा रहा था। थप्पड़ से उसका मुँह सुर्ख हो चुका था, जिसने वहाज के सब्र का पैमाना लबरेज कर दिया था। उसको इस हालत में देखकर वहाज के दिल पर घुंसा पड़ा था। फ़ौरन से बेशतर वहाज भाई और विश के दरमियान खड़ा हो गया। ये क्या तरीका है बहनों से बात करने का? वहाज ठाड़ा और साथ ही विश को एक हाथ के हल्के में लिया, जैसे उसकी ढाल बना हो। अगर तुम्हें पता चल जाए कि इसने चोरी की है तो तुम क्या करोगे? वहाज ने उन पर एक तमस्खाना निगाह डाली। मुझे अपनी विश पर पूरा यकीन है, वो ऐसा काम कभी भी नहीं कर सकती। उसने विश को अपनी मोहब्बत का मान बख्शा था। क्या आपने एक दफ़ा अभी कमरे में चेक किया है? ऐसे ही उस पर इल्ज़ाम लगा दिया है। रुबीना ने देखा है, कमरे में नहीं है। बड़े भाई ने अपनी मगर आपने तो नहीं चेक किया ना, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं विश ने ही चोरी किया है? वहाज सर्द लहजे में बोला। तो तुम्हारा क्या मतलब है? रुबीना झूठ बोल रही है। बड़े भाई तैश में आए। अगर एक बार देख लिया जाए तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं। इसलिए इसके कहने पर सब मुत्तफिक नज़र आ रहे थे। सब उसके कमरे की तलाशी लेने लगे। बड़ी भाभी का तो सांस ही सूख गया था। उनकी चलाई चाल उल्टी पड़ गई थी और तलाशी के बाद लॉकेट कमरे में से ही बरामद हुआ। बड़े भाई शर्मिंदा नजर आने लगे थे, मगर फिर भी बहन से दो लफ्ज़ माफ़ी के ना कहे। विश ने रो रो कर तबीयत ख़राब कर ली थी, जिसका वहाज को दिली दुख था। आइंदा विश पर इल्ज़ाम लगाने से पहले सोच लीजिएगा कि मैं हर दफ़ा आपका लिहाज नहीं करूँगा, क्योंकि जिस पर इल्ज़ाम लगा रहे थे वो मेरी बीवी है। ये तो विश ने ही उसका हाथ पकड़कर उसे काबू किया हुआ था, वरना वो तो पता नहीं क्या कर गुजरता। ये तो वहाज ही जानता था कि विश को इस हाल में देखकर उसके दिल पर क्या गुजरी थी। वो दिल ही दिल में अपने आप को उसका मुजरिम तस्वुर कर रहा था, क्योंकि वो पहले ना पहुँच सका था और बार-बार विश को हाथ लगाकर देखता था कि कहीं उसे ज़्यादा तो नहीं लगी। उसके इस फ़िक्रमंद मंदाना लहजे और हिफ़ाज़त पर विश की आँखें आंसुओं से भर गईं, और ये आंसू दुःख के नहीं बल्कि खुशी के थे, तश्कर के थे। वो जितना भी खुद को यकीन दिलाने की कोशिश करती, मगर हकीकत चाहकर भी नहीं बदल सकती थी। उसने बारहा अपने बाबा का खत पढ़ा, मगर तलख़ हकीकत तो उसके आगे पन पे लाए खड़ी थी। उसके बाबा ने उसकी आने वाली ज़िंदगी को सँवारने के लिए उससे शादी करने की ख़्वाहिश की थी। वो मरकर भी अपने बाबा के एहसानों का बदला नहीं चुका सकती थी, लेकिन ये उसके लिए अपना दिल चीर देने के मुतरादिफ़ था। 3 दिन और 3 रात अश्कों में गुज़ार देने के बाद उसने ये ज़हर भरा घूँट पीने की ठान ली थी। बाबा से आगे कुछ नहीं। उसने बेरहमी से अपने आंसू पोंछे और अगला लाया अमल तय करके अपने बड़े भाई के कमरे की तरफ बढ़ी। अब तो आर या पार होना था। दाऊद काफ़ी दिनों से नोट कर रहा था कि उसकी बीवी की घर पर तवज्जो सिफ़र थी, और तो और वो बच्चों के साथ भी वक्त गुजारना भूल ही गई थी। दाऊद उसे काफ़ी दफ़ा टोक चुका था, मगर उस पर किसी भी रोक-टोक का असर होना था ना हुआ, बल्कि आज तो दाऊद ने वो शर्मनाक मंज़र देखा कि अब किसी और चीज़ की गुंजाइश ही नहीं बची थी। उसकी बीवी किसी और के साथ इतनी शर्मनाक हालत में पाई गई। वो घर में इस तरह के आलम में लाउंज में इधर-उधर टहल कर अपनी बीवी का इंतज़ार कर रहा था, जो रात के 1 बजे भी घर से गैर हाज़िर थी। अचानक ही बाहर से टायर चलाने की आवाज़ आई, जो उसकी आमद की खबर दे रही थी। उसकी खूनख़्वार नज़रें दरवाज़े पर ही टिकी थीं, जहाँ से उसकी बीवी रहमा काफ़ी नाज़िबा कपड़ों में लड़खड़ाती हुई चली आ रही थी। "कहाँ से आ रही हो तुम?" सबके बावजूद उसकी धाड़ पूरे लाउंज में गूंजी, जो उसके शदीद गुस्से की अलामत थी। "मैं तुम्हें जवाब देना ज़रूरी नहीं समझती," उसकी बीवी आगे से तर्श लहजे में बोली। उसकी बदतमीज़ी पर दाऊद के सब्र का पैमाना लबरेज हुआ, और उसने एक घुमाकर अपनी बीवी के मुंह पर थप्पड़ रसीद किया, जो उसका भारी हाथ पड़ते ही लड़खड़ाकर सोफे के पास गिरी। साथ ही उसका सारा नशा हिरन हुआ। "हाउ डेयर यू! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? तुम्हारी सो कॉल्ड इज़्ज़त हूँ मैं।" उसकी बीवी गुस्से से लड़खड़ाते लहजे में बोली। "वही इज़्ज़त जो अपने आप को किसी और के बेड की ज़ीनत बना चुकी हो?" दाऊद के सर्द सपाट लहजे पर वो दो पल को तो घबराई, फिर ढीठ बनते हुए अपनी बात जारी रखी। "हाँ तो ठीक है, अब सच सामने आ ही गया है तो छुपाने का कोई फ़ायदा नहीं। मुझे तुमसे तलाक चाहिए। तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रही हो? तुम्हें अपने बच्चों की परवाह है भी या नहीं?" दाऊद बेयकीनी से बोला। "हाँ, बच्चे? मेरे बच्चे नहीं, सिर्फ़ अपने बच्चे कहो। मेरे लिए सिर्फ़ वो पाँव में बंधी ज़ंजीरें थी जो तुमने बाँधी। बाकी मेरा इनसे कोई वास्ता नहीं। वैसे भी ऐसे डिसेबल बच्चों की माँ कहलाने का मुझे कोई शौक़ नहीं। कैसी माँ थी वो, जो सांप की तरह अपने मफ़ाद की खातिर अपने बच्चों को भी रास्ते से हटा देती है?" दाऊद की बस हुई थी, तभी गुस्से से धाड़ा। "बस, बहुत बोल लिया तुमने, और बहुत सुन लिया मैंने। खबरदार जो एक लफ्ज़ मेरे बच्चों के बारे में कहा।" "अरे बेहिस औरत, कम से कम बोलने से पहले ये तो सोच लेती कि सगी माँ हो तुम उनकी, मगर तुम तो डायन हो जो अपने घर वार करती है। जाओ।" मैंने दाऊद शाह
ने तुम्हें पूरे होशो हवास में। उसे उम्मीद नहीं थी कि दाऊद इतनी जल्दी से तलाक देकर उसका रास्ता साफ कर देगा, और वो अपने चमकते कल की खातिर अपना आज बर्बाद कर चुकी थी, मगर उसको उसका कोई गम नहीं था। उसको अपनी आने वाली ज़िंदगी चमकती हुई दिखाई दे रही थी। हर जगह सन्नाटा छा गया, बिल्कुल किसी पंचर सहरा की तरह। विश के घर इस वक्त उदासी ने डेरे जमाए हुए थे। विश भी किसी कोने में छुपी आंसू बहा रही थी जब वहाद उसके पास आया। तुम यहाँ छुपी बैठी हो, मैं तुम्हें बाहर ढूंढ रहा था। चलो, मैंने खाना नहीं खाया, साथ खाते हैं। वजी, तुम बाहर जा रहे हो? विश ने उसकी बात काटते हुए कहा। नहीं, मैंने अबू को इनकार कर दिया है क्योंकि मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। वजी के लहजे में बेपरवाही थी। लेकिन ये तो तुम्हारा ख्वाब था ना कि तुम बाहर से हाउस जॉब करो। अब तुम्हें इतना अच्छा मौका मिल रहा है तो क्यों गवा रहे हो? विश ने उसके रूबरू होते पूछा। विश से आगे कुछ नहीं, वह आज के ख्वाब भी नहीं, तुम नहीं तो कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। वह आज ने विश का मुंह अपने हाथों के प्यालों में थाम के कहा। इतनी मोहब्बत पर विश की आंखें आंसुओं से भर गईं। कोई किसी को इतना भी कैसे चाह सकता है? क्या वो उसकी चाहत का बदला उसकी राह में रुकावट बन के चुका सकती थी? कभी नहीं। वो जानती थी कि सब घर वाले उससे नाराज़ हैं, फिर भी वो सब घर वालों की मुखालफत मोल लेकर सिर्फ और सिर्फ अपनी विश के लिए अपने ख्वाबों की कुर्बानी दे रहा था, क्योंकि वो जानता था विश का उसके बगैर गुजारा मुमकिन नहीं। उसका भी तो नहीं था ना। वादा करो मुझसे, विश ने हाथ बढ़ाकर कहा। कैसा वादा? वह आज ने अचंभे से पूछा। करो तो, मगर मुकरना मत, विश ने तनबीहा करते हुए कहा। जान मांग लेती तुम तो भी बगैर सोचे दे देता। ये तो फिर एक वादा है, वहाज ने शिद्दत से कहा, और उसके हाथ पर हाथ रखकर वादा किया और उसे बोलने का इशारा किया, जैसे जानना चाहता हो वादा क्या है। तुम्हारी कल की फ्लाइट कंफर्म है वजी, तुम्हें मेरे लिए जाना ही होगा और अपने ख्वाबों की तकमील करनी होगी, फ्यूचर डॉक्टर। विश ने आंसुओं को बमुश्किल धकेलते हुए कहा। उसकी बात पर वहाज का चेहरा स्पॉट हुआ, क्योंकि वो जानता था कि विश किस जब्त का मुजाहरा करते हुए जाने के लिए मना रही है। शिद्दत जब्त से उसकी आंखें सुर्ख पड़ गईं। उससे पहले कि वो इनकार करता, विश ने उसे उसका वादा याद दिलाया। इनकार की कोई गुंजाइश नहीं वजी, बस 2 साल की ही तो बात है। 2 साल कहते हुए उसकी आवाज़ कँप-कँप आ गई। 2 साल भी उसे 2 सदियों की मानत लग रहे थे। उसने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन नाकाम ठहरी। रह लोगी मेरे बगैर? वहाज ने अपनी आवाज़ को मज़बूत बनाते हुए कहा। है तो मुश्किल, लेकिन आदत डाल लूँगी, और फिर तुमसे कॉल पर रोज़ बात भी तो करूँगी ना। 2 साल कब गुज़रेंगे न जाने, मुझे पता ही नहीं चलेगा। बहुत कोशिश के बावजूद भी आंसुओं का गोला उसके गले में अटकने लगा, और वो तेज़ी से वहाज के पहलू से गुजरती चली गई। वो जानती थी कि अब एक लफ्ज़ भी कहने से उसका भरम भरी रेत की मानंद बिखरता चला जाएगा। सो फरार में ही आफियत जानी। उसने बड़े भाई को शादी के लिए रजामंदी जाहिर कर दी थी, और वो तो लगता था उसके इकरार से पहले ही शादियों की तैयारियों में मसरूफ़ थे, जो एक हफ्ते में ही सब शॉपिंग और जहेज़ की चीज़ों की तैयारी कर बैठे थे। वो बस साकित बेजान मूरत बनी उनकी कारगुजारी देख रही थी, जो एक मौका नहीं छोड़ रहे थे उससे जान छुड़वाने का। उसकी ताई ने भी उसको अपने शौहर के घर रहने ना दिया था, बल्कि मनहूस का धब्बा लगाकर उसे घर से धक्के देकर निकाला। वो उनसे क्या गिला करती जब उसके अपने ही उसे बोझ समझते थे। फ़ोन इस्तेमाल किए तो उसे जैसे कई दिन बीत गए थे। आन और रयान के दिन में लातदाद कॉल्स के बावजूद वो उनको कोई रिप्लाई ना करती थी। उसे तो कंघी करने का भी होश नहीं था। अपने बाबा के पहलू से लगकर बैठी थी जब मुलाजिम ने उनके किसी खास मेहमान की आमद के बारे में बताया, जिस पर उन्होंने मुलाजिम को उन्हें बैठक में बिठाने का कहा। जब वो गुड़िया के साथ वहाँ पहुंचे तो एक सोबर से नहायत सिर्फ और सफ़ेद रंगत वाले हशमत साहब अपने बेटे याहिया के साथ बराजमान थे। उनका बेटा उनसे भी कई ज़्यादा खूबरू और दिलकश था। उसकी नीलगो आंखों में समुंदर जैसी ताजगी थी। अरे हशमत, तुम? वो खुश दिली से उनसे मिले और उनके बेटे से भी। अरे ये कौन है? हमारी छोटी सी गुड़िया। वो शर्मीली सी मुस्कान से जाए उनसे मिली। इधर उधर की बातों के बाद वो मतलब की बात पर आए। यार, हम तुमसे बहुत कीमती चीज़ मांगने आया हूँ आज। उन्होंने तमहीद बांधी। वो कुछ कुछ तो समझ गए, मगर उन्हें बात जारी रखने दी। मगर उससे पहले गुड़िया को बाहर भेजना ना भूले। जाओ गुड़िया, याहिया को अपना भाग दिखाओ। अपने बाबा की बात पर जल्दी से सर हिलाती वो याहिया को लिए बाहर की तरफ बढ़ी। हम दरअसल गुड़िया को अपनी बेटी बनाने आए हैं। हशमत साहिब की बात पर वो ज़रा परेशान हुए। मेरे लिए ये बहुत खुशकिस्मती की बात है। लेकिन उनके बीच में रुकने पर वो बेताब हुए थे। लेकिन क्या? उन्होंने बेचैनी से दरियाफ्त किया। गुड़िया का निकाह बचपन में ही हो चुका है। वो भी मेरे भाई के बेटे के साथ बहुत प्यार करता है। वो उससे उनकी वजाहत पर उन्हें वाकई दुख हुआ, और एक अच्छी लड़की गंवा बैठे थे। ओह! उन्हें यकीनन मायूसी हुई थी। कोई बात नहीं, अल्लाह नसीब अच्छा करे। उन्होंने खुशदिली से दुआ दी। वो वाकई ज़िंदा दिल थे। बाहर लॉन में गुड़िया और याहिया चहलकदमी कर रहे थे। याहिया उसे पेशावर से मरी शिफ्ट होने की कहानी सुना रहा था, और वो आंखें बड़ी-बड़ी किए उससे मरी की खूबसूरत बातें पूछ रही थी। याहिया को ये मासूम सी गुड़िया पटर-पटर करने वाली बहुत पसंद आई थी। भैया, आप तो इतने डैशिंग हैं, आपकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? गुड़िया ने आंखें टिपटिपाते पूछा। याहिया उसकी बात पर जितना हैरान होता उतना कम था। अभी तक तो नहीं, इसने हंस कर नफ़ी की। उसे गुड़िया से ऐसे सवाल की उम्मीद नहीं थी, इसलिए सटपटा गया। भैया, आप तो लड़कियों से भी ज़्यादा शर्माते हैं। गुड़िया ने उसके सुर्ख रंग देखते हुए खिलखिलाकर कहा। ठहरो, तुम्हें अभी बताता हूँ, उसने मसनूई संजीदगी से कहा। सॉरी भैया, वो मेरे भाई मुझसे इतना फ्रैंक नहीं है ना उनके पास मेरे लिए वक्त है। आपको मेरी बात कोई बुरी तो नहीं लगी? उसके लहजे में याहिया ने भाइयों के लिए हसरत देखकर याहिया को दिली दुख हुआ।
अरे मुझे क्यों बुरा लगेगा, मैं तो तुम्हारा भाई हूँ ना, उसने शरारत से उसके बाल खींचते हुए कहा। हाय अल्लाह, सच्ची? उसने खुशी के मारे पूछा। जी मुच्ची, उसने भी उसी अंदाज में कहा। तो मिलाए हाथ फ्रेंड्स। याहिया ने भी हाथ मिलाते हुए दोस्ती की मोहर लगाई। उन दोनों ने अपने नंबर एक दूसरे से एक्सचेंज किए और अंदर की जानिब बढ़ गए। दोनों ही एक बहन और भाई मिल जाने पर खुद को खुशकिस्मत महसूस कर रहे थे, क्योंकि याहिया भी इकलौता था। अब गुड़िया के आने से उसकी बहन की कमी पूरी हो गई थी।